जोहार, नमस्कार। हम विकास के जिस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं वहाँ साइबर और साइबर से इतनी सारी चीज़ें जुड़ती हैं, डिजिटल से लेकर मोबाइल से लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं और लगभग एक तरह से मान के चले कि सब कुछ हमारा पारदर्शी हो गया है, सब कुछ दिख रहा है। एक तरफ इस साइबर ने जहां हमको दुनिया के सबसे सुदूर इलाके में बसे हुए लोगों को भी हमारे करीब कर दिया, वहीं लूट लेने का भी मौका दिया, वहीं एक दूसरे को इंसल्ट करने, एक दूसरे को अपमानित करने, एक दूसरे को डिफेम करने का भी मौका दिया। और हद तो यह हो गई, इस साइबर की दुनिया ने हमें सुसाइडल टेंडेंसी की ओर भी बढ़ाया। इस साइबर जो मोबाइल हमारे हाथ में दिखता है, पॉकेट का खिलौना, इस खिलौने से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, इसमें क्राइम क्या है, साइबर क्राइम क्या है, बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चूँकि आम जनता के साथ साथ जो यंगस्टर हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके अलावा बच्चे भी इस दुनिया में भ्रमण करने लगे हैं और उस भ्रमण में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे अपराध भी हो जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए हमने समाज के कई सेक्टर के लोगों को चुना ताकि सबकी बातें आएँ और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे संभला जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं अमित सिंह, सफायर इंटरनेशनल के प्रिंसिपल। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नित्यानंद सिंह, जो एडवोकेट हैं। नमस्ते। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है असित कुमार मोदी, जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। नमस्कार आप सबको जोहार। 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 असित जी, मैं आप ही से आरंभ करता हूँ। ये साइबर की दुनिया क्या है और साइबर की दुनिया में साइबर क्राइम कैसे हो जाता है, यहाँ से शुरू करें तो बाकी लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए सर, ये जो विज्ञान वरदान या अभिशाप जी, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे जी, तो विज्ञान वरदान भी है और कभी कभी वरदान अभिशाप में भी बदल जाते हैं। आजकल हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट का हम लोग आगे अपने आप को बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमको लगता है कि उसके बिना जीवन अधूरा है। इसी का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन एक साइबर सिटीजन की तरह हम लोग उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग उसको चूक कर जाते हैं। जिसका ये होता है क्या कि साइबर स्पूफिंग हो जाता है, या तो साइबर ग्रोमिंग होता है, या साइबर बुलिंग होता है, या ऑनलाइन चीटिंग का भी शिकार हम लोग हो जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भी आजकल ज़्यादातर किशोर उम्र के बच्चे या बच्चे लोग ऑनलाइन गेम पसंद करते हैं। उसमें होता क्या है, सबसे पहले चूँकि आपने बच्चों का बात किया, सर लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, तो बच्चे ज़्यादातर इसीलिए शिकार हो जाते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में उनका पार्टनर कौन है, वो ऑफलाइन में उससे उसका कोई परिचित नहीं है और उसके साथ वे दोस्ती कर बैठते हैं। साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को छुपा लेते हैं, एक दूसरा ही रूप ले करके उनसे छोटा बच्चा बन के या तो कुछ प्रलोभन दे करके उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनके साथ ऑनलाइन गेमिंग करते करते उनका पर्सनल डाटा, यद्यपि बच्चे उस स्टेज में बैंकिंग सेक्टर का इस्तेमाल तो नहीं करता है, लेकिन उनके फादर्स का या उनका कोई और पर्सनल डाटा वो ले लेते हैं। कभी कभी एडल्ट लोग भी साइबर ग्रूमिंग का शिकार हो जाते हैं। कभी कोई बिना जान पहचान का आदमी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया, अब मैसेंजर ऐप के जरिए वो अगर वीडियो कॉलिंग में चैटिंग किया, चैटिंग करते करते जो क्रिमिनल्स है वो कुछ ऐसा ऑप्शन अपना सीन को उसके साथ शेयर करके चैटिंग किया, जिसको बाद में उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेज करके वो उनको धमकी के रूप में इस्तेमाल करता है कि आपका ये है, ब्लैकमेल करता है कि ये यूट्यूब में डाल दूंगा। तो आपने जो बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी, तो लोगों का क्या होता है कि कभी तो भूल बस किसी से दोस्ती कर लिया और चैटिंग में बातचीत भी कर लिया और वो कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी छवि धूमिल नहीं हो जाए, या उनको डर समझ आता है कि मुझ पर एफआईआर नहीं हो जाए, तो इस डर से कभी कभी आदमी ऐसा गलत कदम भी उठा लेते हैं। हाँ, मैं आपकी तरफ फिर लौट रहा हूँ, थोड़ा सा अमित जी से मैं बात करता हूँ। आपके अपने जो अनुभव रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच का,
दूसरे स्टेट में और यहाँ भी, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करिए कि आपने प्रतिबंधित कर दिया है कि हमारे कैंपस में मोबाइल नहीं होगा। जहाँ आप थे पहले स्कूल्स में वहाँ भी प्रतिबंधित था, या ले करके आते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे रुकते हैं, कैसे देखते हैं, ये थोड़ा हम समझना चाहते हैं। देखिए, मैं इसको सरल बनाऊं सबके लिए। तो अगर हम गाड़ी सड़क पे चलाते हैं तो उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं कि पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना होगा। उसके लिए ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड मोटर स्कूल हैं जहां आप सीखते हैं। सीखने के बाद आपकी टेस्टिंग होती है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर से आपको सीखने का समय दिया जाता है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तब जा कर के आपको लाइसेंस दिया जाता है। तब ये लाइसेंस इस बात का मानक होता है कि आप नियमों से परिचित हैं। गाड़ी कैसे चलानी है, किस रफ्तार से चलानी है, सड़क पे कहाँ कौन से बोर्ड लगे हुए हैं, उनका क्या, उन चिन्हों का क्या मतलब है, आप अवगत होते हैं। तो हादसा करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक यही चीज़ इस दुनिया में है जो कि एक वर्चुअल दुनिया जिसको हम बोलते हैं। अब समस्या ये है कि सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समाज की संरचना है, हम हर चीज़ तुरंत से करना चाहते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसमें हम साक्षर नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं एक तरीके से कहें तो हम इस वजह से, इस अज्ञानता की वजह से बच्चे आज के समय में सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो स्कूल में हम पहले ये प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को ये बताएं कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और बच्चे जिस उम्र में हैं उन्हें कितना इस्तेमाल करना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अभिभावकों की, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले इस दुनिया से अवगत उनके पेरेंट्स कराते हैं। फिर उसके बाद जब वो स्कूल आते हैं तो फिर अपने सहपाठियों से शेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा होती है। अब अगर उस जिज्ञासा को हम सही राह नहीं देंगे तो फिर इस तरीके की घटनाएं, फिर वही सड़क पे जो हादसे बढ़ते हैं, और जब पता चलता है कि भाई इनके पास तो लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस है तो वो गलत तरीके से लिया गया है। तो वही चीज़ इस दुनिया में भी है कि हम फ़ोन, लैपटॉप, जो भी रूप बोल लें, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें कैसे बचना है, कैसे सुरक्षित रह के उसका प्रयोग करना है, इसकी जानकारी न होने के कारण आजकल ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल होने के नाते मैं ये प्रयास करता हूँ कि मेरे टीचर्स इस बात से अवगत हों। समय समय पे हम उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं कि किस तरीके से इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर बच्चों को इससे हम अवगत कराते हैं, जिससे बच्चों में ये साक्षरता हो कि इससे आप बच तो नहीं सकते। हम कहें कि नहीं इस्तेमाल करना है वो भी गलत है, लेकिन इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से करना है ये हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताया जाए। कोई ऐसा अनुभव आपको जो जिन स्कूलों में आपने काम किया है या आपके अपने स्टूडेंट लाइफ का, जिसमें कि कोई आदमी इसमें फंस गया जो कि अनुमान नहीं कर रहा था कि हमको इसमें फंसने की गुंजाइश भी हो सकती है, ऐसा कुछ अनुभव? जी, बुलिंग जैसा सर ने कहा कि जब आप किसी को फिजिकल बुलिंग होती है, तो जब मोबाइल की दुनिया नहीं थी तो बच्चे चिढ़ाने का होता है। बच्चे जब ऊपर की कक्षाओं में आते हैं, टीनेज में जब पहुंचते हैं, तो अगर कोएड स्कूल है तो लड़के लड़कियां थोड़ा टीजिंग का चलन होता है। तो अब ये क्लासरूम से उठ करके आभासी दुनिया में चला गया, वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है। और बच्चे घर पे जब माँ बाप दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं और शाम को वो लेट से आते हैं तो बच्चे अनअटेंडेड होते हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी जॉइंट फैमिली ख़त्म होती जा रही है, तो बच्चे अकेले हैं, तो उनके लिए मोबाइल ही एक सहारा है, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप। तो ये फिर फेसबुक की दुनिया में जा रहे हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिकायतें आती हैं परिवार की तरफ से कि मेरी बेटी बहुत डिप्रेस्ड हो गई है, उसको इंस्टाग्राम पे बुली किया जा रहा है या फेसबुक पे बुली किया जा रहा है।
तो इस तरीके के एक दो चीज़ें हमारे पास भी आई। तो अच्छा, इसमें होता ये है कि दूसरा बच्चा फेक आईडी क्रिएट करके आपको कर रहा है, तो वो पकड़ना आम आदमी के बस का नहीं होता है। तो फिर ऐसे में अब हम किसको पकड़ें? तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर असेंबली में बात करते हैं, और जो पेरेंट इससे पीड़ित है उसको हमने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइबर सेल है, उनकी एक वेबसाइट है खासकर लड़कियों और औरतों के लिए है, जहां पे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वो ट्रैक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सिस्टम से या किस लोकेशन से ये चीज़ हो रही है। तो हमने उनको सुझाव दिया, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की, और उसके बाद फिर वो होना बंद हो गया। नित्या, इसमें ये कानून कहाँ आता है? ऐसा है कि ये एक अपराध की जगत में एक ऐसा अपराध है जिसका कि प्रोसिक्यूशन के मामले में भी या जुडिशियल के मामले में भी परेशानियां बहुत हैं, क्योंकि कोई लिंक जल्दी नहीं मिल पाता है। लोग जो हैं बहुत फ्रॉड तरीके के इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए कोर्ट भी एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है फॉर दिस साइबर क्राइम के लिए। अभी हमारे यहाँ राजीव आनंद साहब जो हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें तो उनको साइबर कोर्ट के रूप में बनाया गया है। उनको भी, उनके साथ भी हम लोगों की लगातार हम लोग एक वर्कशॉप होता है कि कैसे वो लोगों को ट्रेंड किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा ज़रूरत है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट या कोई केस लेकर उपस्थित होता है, तो प्रॉब्लम पहले क्या था कि एविडेंस एक्ट में इस तरीके की विचार किए नहीं जा पाए थे बनाते समय, ज्यूरिस्ट के समय, कि ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स आएगा और उसको हम लोग एविडेंस में कैसे ले पाएंगे। लेकिन अभी लगातार हम लोग एविडेंस एक्ट में बहुत से बदलाव आए हैं। सेक्शन 65 में बदलाव आ गया, सेक्शन 67 में बदलाव आ गया एविडेंस एक्ट का, जिसमें कि अब हम लोगों को व्हाट्सएप से भी अगर कोई मैटर आ रहा है या कोई फेसबुक का भी वर्चुअल मोड में कोई एविडेंस आ रहा है, तो उसको अब हम लोग एविडेंस के रूप में मान रहे हैं, और उस एविडेंस के आधार पर पनिश्ड भी हो रहा है अक्यूज अगर पकड़ा जाता है। तो कानून की दृष्टि से कहा जाए तो आईटी सेल में और साइबर सेल में काफ़ी मिलजुल कर इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हम लोग उस स्तर तक काम नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर तक साइबर क्राइम को पकड़ने का उपाय किया जा सकेगा। देखिए, अमित जी ने जो एक बात कही उसमें हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग हर जगह बोर्ड देखते हैं ट्रैफिक रूल्स का, लेकिन हमको ट्रैफिक रूल के बारे में पता नहीं है। हर जगह कुछ लिखा हुआ भी है, पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो गुनते नहीं। हाँ, अपने ऊपर लागू चीज़ है कि उसको गुनते नहीं। इसीलिए आप देखिएगा कि रिजर्व बैंक और ऑल बैंक्स बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं कि आप किसी को भी अपना कुछ नहीं बताइए, अपना कुछ नहीं बताइए। बैंक फ़ोन नहीं करता है, और बैंक अगर फ़ोन करता है तो आप उसकी तहकीकात करिए कि बैंक से फ़ोन आया था कि नहीं आया था, तब भी हम फंस जाते हैं। एक आभासी दुनिया के बारे में अमित जी ने और आशीष जी ने दोनों ने बताया कि कैसे बच्चे बच्चियाँ उसमें फंस जाते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं उस पढ़ने को समझना, गुनना और उस पर चलना, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बैंक इंश्योरेंस के मामले में हम कई बार फंसते बचे हुए हैं, जबकि इनके साथ हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। सर, कल आज सुबह अखबार में ये है, एक बड़े मुख्यमंत्री हैं अभी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी बेटी ने घर के सोफ़ों को बेचने के लिए ऑनलाइन उसको डाला, OLX पे डाला, और उधर से उस व्यक्ति ने इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। उसने एक QR कोड भेजा कि ये आप स्कैन करिए, तब उसके बाद मैं आपको पेमेंट भेजूंगा, और इसने जैसे ही स्कैन किया इनके अकाउंट से पैसे चले गए। अभी एक विज्ञापन आ रहा है, लगातार विज्ञापन आ रहा है, जिस विज्ञापन में वो कहता है कि भाई आप अपना बताइए, वो बता देता है, उसके बाद में पूछता है नहीं इस कंपनी का फोन इस्तेमाल करिएगा, तो उसमें डबल पूछता है। डबल पूछने से क्या होता है? डबल पूछेगा तो हम वही करेंगे जो पिछली बार कर चुके हैं। नहीं, बीच बीच में इस तरीके के भी कई मैसेज आते हैं कि आपका मोबाइल सर्च कर लिया गया है और आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको मिलने जा रहा है, बस तो भरा हुआ है। हाँ, ऐसे मैसेज भी आते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के मैसेज इमीडिएट डिलीट किया जाए, न कि उस पर सुनने की बात की जाए, न उसको उस लिंक को, ब्लू लिंक को छुआ जाए, क्योंकि ये सारे लिंक फ्रॉड के लिंक हैं। और थोड़ा सा 2-3 चीज हम कहते हैं कि सेग्रीगेट करिए, थोड़ा सा अलग अलग हिस्से पर अलग अलग चर्चा। अभी सबसे बड़ा सर, हम तो आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच यही अनुरोध करना चाहेंगे सर, अभी ऑनलाइन जो सर बतलाए कि ठगी जो हो रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो हम ठगी से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमको कॉशन रहने की जरूरत नहीं है।
जी। सर बतलाए क्या कि आजकल साइकिल चलाते हैं तो जो चलाते हैं उनको ये पता रहता है कि ब्रेक है, बस उसका इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन में जब जो सर अभी बताया कि आज के अखबार में मैंने देखा, इस प्रकार की घटनाएं आम हो चली है। OLX पर हमने देखा क्या कि कोई अच्छी सी गाड़ी हमको सस्ते, मेरा जो पॉकेट अफोर्ड करेगा, मिल रहा है, स्वाभाविक है मन करेगा क्या कि उसको मैं ले लूँ। वो वहीं से जैसे आपने अपनी इच्छा प्रकट किया, उसी समय जो ट्रैप करने वाले जो हैं वो लगे रहते हैं कि किस तरह से वो आपका या तो बैंकिंग का लेन देन प्राप्त करे या लोक लुभावना दे करके अकाउंट नंबर दे के पैसा डलवाते हैं। सब दूसरा बड़ा चीज़ है कि ऑनलाइन आजकल हम लोग ऑर्डर करते हैं कि ऑनलाइन हमको ये मंगाना है, और किसी कारण से अगर वो नहीं आ पाया तो मैं अपना पैसा जो वापस लूँगा तो उसमें देखेंगे क्या कि कुछ नंबर उसमें दिए रहते हैं जो फेक रहते हैं कि इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर के रूप में इसको आप वहाँ इस्तेमाल करके जैसे आपने देखा और उस पर इस्तेमाल कर लिया तो आप ट्रैप में आधा चल गए। इसमें तीसरा चीज़ जो होता है सर कि आजकल हमारा मोबाइल फ़ोन बैंक खाता से जुड़ा हुआ रहता है। अब हमारा सिम ब्लॉक होने वाला है, कह करके कोई फ़ोन करेगा कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, ये जो लिंक भेज रहे हैं इसको आप अपने यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। आज जिस नंबर से आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसका डुप्लीकेट सिम निकाल करके वो आपका बैंक को वो खाली कर करेंगे। तो उसके लिए उपाय है कि एक पासवर्ड जो रखेंगे आप, एकदम मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिकल। उसमें क्या है कि आप अल्फ़ाबेटिकल भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, और ऐसा रहेगा कि कोई आसानी से उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से और सावधानी बरतना है जब हम ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो पिन है कुछ ऐसा रखना चाहिए ताकि कोई आसानी से उस पर गैस करके वो डाल नहीं सके। हमेशा ये सोच के चलना है कि मेरे घर में जो हम ताला लगाए हैं, मेरा चाबी हो सकता है गिर जाए, तो एक ताला नहीं लगाना है, दूसरा ताला भी लगा के रखना है। आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का भी सुविधा देता है। आपका कहीं कोई खोल नहीं सके, आपने जो मेल आईडी बनाया है उसके लिए 2 स्टेप, मतलब आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आएगा इस तरह का। दूसरा, जो फेसबुक पर हम अपना फेसबुक आईडी बनाएंगे उसमें भी प्रोफाइल में जो हमारा प्राइवेसी सेटिंग है, हम अगर सेटिंग करेंगे कि कौन कौन लोग मेरा देख सकते हैं तो वो प्राइवेसी पर जा करके आप उसको सेटिंग भी कर सकते हैं। यानी वो चाबी मेरे पास है, हमको थोड़ा साइबर सिटीजन बनना होगा। गार्जियन को, बच्चों के केसेज में गार्जियन को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि मेरा बेटा को ये लत है, तो उसको कुछ आइडिया ऐसा दिया जाए कि जो बुलिंग करने वाले हैं या जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं या जो साइबर ग्रूमिंग करने वाले हैं, ग्रूमर लोग क्या करते हैं, वो तो एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ लोक लुभावन चीज़ देते हैं और बच्चे उसके जाल में फंस जाते हैं। कभी कभी उनका कुछ जो किशोर उम्र के बच्चों में जो होता है उस प्रकार का कुछ फिल्म भी वो उसको दिखाएंगे ताकि उससे उसकी दोस्ती हो जाए, और उसके बाद उसका पर्सनल डाटा डाल देते हैं। मेरा गुजारिश रहेगा कि कभी भी कोई चीज़, चूँकि जो हम मैसेज डालते हैं कभी मिटता नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। भले हम समझते हैं कि मैंने डिलीट कर दिया, मिट गया, कभी नहीं मिटता है, वो स्टोरी की मेमोरी में रहता है, एकदम वो रहेगा। इसीलिए सारा चीज़, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेरा पर्सनल कुछ चीज़ हुआ, वो कभी भी देना नहीं है, बचाव करके रखना है। वही उसी में हम एक बात ये जोड़ना चाह रहे थे कि जैसे फेसबुक या कोई भी अगर सोशल मीडिया में आप कनेक्ट होते हैं तो अपने पर्सनल डाटा में ज़रूरी नहीं है कि आप हम रियल डेट ऑफ बर्थ ही उसमें डालें। अगर हम प्रिकॉशन लें और अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें रियल ना डालें, रियल एड्रेस ना डालें, तो शायद वो उससे हम कुछ बच सकते हैं। तो तीसरा चीज़ है सर कि हम लोग प्रिवेंशन पर भी ज़्यादा जोर देते हैं। हमारे कप्तान साहब, हमारे राज्य के मुखिया पूरा अभी साइबर क्राइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग सबसे पहले प्रयास करते हैं कि लोग जाने कि हाँ, साइबर क्रिमिनल्स भी इस प्रकार घूम रहे हैं, आप अपना पहले बचाव कीजिए। प्रिवेंशन करने से हम पहले क्राइम होने के इंतजार क्यों करें, प्रिवेंशन हम आसानी से कर सकते हैं, अपने हाथ में। लोगों को अगर हम जागरूक करेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा। एक चीज़ और समझाना चाहते हैं, खास करके स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, कौन सा गेम है जिस गेम में वो ये करता है, कंपेल करता है कि आप आगे बढ़ते या सोसाइटल स्थिति में पहुंचा देता है? गेम किस तरह का होता है, उस गेम से कैसे बचें? जैसे सर पबजी वगैरह जो गेम हम नहीं जानते हैं, वही पबजी ही वो गेम है। दुनिया में बच्चे का दिमाग और ज़्यादा कोमल होता है, वो तो कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं,
वो अपने आप को कभी रोबोट की तरह चांद पर पहुंच जाते हैं। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, तो उसमें हमारा पार्टनर कौन है जो हमारे साथ खेल रहा है, उसके बारे में बच्चे को पता नहीं रहता है। बहुत दिनों तक खेलते खेलते तब फिर वो दूसरा पार्टनर अपने असली रूप में आता है। पहले बच्चों का दिल जीत लेता है, उसका टाइम बर्बाद करता है, पता नहीं कैसे कैसे इंसल्ट करने के नियत से भी कोई साइबर क्रिमिनल्स अपना इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि हमेशा गार्जियन को जिस प्रकार चाहिए कि बच्चे पर ध्यान रखे, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 2-3 चीज़ें ना असित जी। एक तो ये है कि बच्चे हॉस्टल में हैं, बच्चे लॉज में हैं, बच्चे वो लेकर के पढ़ रहे हैं। माँ बाप से जो एफर्ट हो सकता था, माँ बाप ने उसको किसी ढंग से इंजीनियरिंग का कोचिंग करा के, मेडिकल कोचिंग जो भी ABCD XYZ करा करके एक जगह पहुँचा दिया, छोड़ के चले आए वहाँ पे। डे टू डे अफेयर में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में उन बच्चों को कैसे करें, गार्जियन कैसे उसको नियंत्रित रखें, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें, जैसे कि PUBG को एक तो ये है कि आप मना कर सकते हैं कि आप खेलो ही नहीं, एक तो ये रास्ता हो सकता है, लेकिन आपके मना करने से वो मान जाएंगे क्या, ये भी सवाल है। अब अपने यहाँ लिटरेसी और इलिटरेसी को देखिए, साइबर क्राइम करने वाले लगभग 99% लोग इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन साइबर में इतने मास्टर हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को छका दे रहे हैं। तो उन सब लोगों से बचे कैसे, बचने का रास्ता क्या? जैसे सर एक मैनेजमेंट का एक थ्योरी है, हॉट स्टोव थ्योरी। सर स्टोव को कभी पता नहीं है कि जो हम पर आग हाथ डाल रहा है वो कैसा हाथ है, चाहे किसी का भी हो, अगर वो जल रहा है तो जलेगा। गार्जियन को चाहिए सर, जिस प्रकार रोज उसका कुशल क्षेम तो पूछते रहते हैं शाम को एक बार, तो उसी में उसके माँ पिताजी कोई एक आदमी उनको साइबर के बारे में भी कुछ दुनियादारी बताते हुए उनसे पूछेंगे क्या कि देखिए कहीं आज ऐसा तो आपका पल्ला किसी साइबर क्रिमिनल से तो नहीं ना हो गया था। तो रोज रोज का एक चीज सुनते सुनते बच्चे को आपने अमित जी के एक बात पर ध्यान नहीं दिया। अमित जी ने कहा कि न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है या कैप्सूल फैमिली होती जा रही है। उस फैमिली में माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों के अपने, वो भी आभासी दुनिया में खोया हुआ, अगर है भी तो उसके हाथ, तो वो भी उनके हाथ में भी वही है। सर वो दिन में एक बार तो जरूर सर वो चाहेंगे कि अपने बच्चे से बात तो करते हैं, बात करते करते उनके भी दिमाग में ये बैठा देना है कि मुझे बच्चों को ये चीज भी एक बार पूछना है, ताकि हर दिन यदि एक बार होगा बच्चे के दिमाग में बैठेगा, आज मम्मी फिर फोन करेंगे और ये पूछेंगे कि आज आपका किसी साइबर के अननोन आदमी से दोस्ती तो नहीं हुआ, किसी से आपने कोई शेयर तो नहीं कर दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर दिया कि नंबर दे करके। तो क्या होता है कि डेली जब उस चीज आ जाएगा तो दिमाग में वो घर कर जाएगा कि ये गलतियां हमको नहीं करना है सर। एक्चुअली उसमें मदर फादर को भी एज ए फ्रेंड अपने बच्चे के साथ एक्चुअल बात तो करते ही हैं। आसान होता है कि आसानी से, लेकिन थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस देखें, क्योंकि बच्चों के साथ ही लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, इससे पूछें आप कुछ कहें। देखिए ये जितनी आसानी से हम लोग रास्ता निकाल दे, रास्ता आसान है नहीं, बहुत बहुत गहरी समस्या है। और इसकी जड़ को अगर हम समझें तो हम कब बुरी आदतों का शिकार होते हैं, कब होते हैं? जब उसकी हमको कोई हमारे आसपास कोई रहे नहीं या उसकी आवश्यकता होती है। अकेलापन। तो जो छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो लोगों से घिरा होता है, और बच्चा क्या करता है, वो फॉलो करता है। उसको गलत और सही की परिभाषा तो समाज सिखाता है, पहले वो उसके आसपास जो लोग हैं, माँ हैं, बाप हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा है, दादी हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। तो अब यहीं से कहानी को बाद में देखता है, फोन को पहले देखता है। तो उस बच्चे, और गर्भ में भी जब बच्चा है तो वहां से भी तो देख ही रहा है ना, गर्भ में भी बच्चा सीख रहा है, तो उसके चारों तरफ पूरा चक्रव्यूह चक्रव्यूह तोड़ दिया था। तो हम 24 घंटे फोन पे हैं, इस बात से कोई हम झुटला नहीं सकते, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तो वो जो उम्र है, जिस उम्र में बच्चा का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रॉम बिफोर बर्थ, हो चाइल्ड आने से पहले वो सब चीजें देख रहा है, उसको समझ रहा है, उसको देख रहा है कि हाँ ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से बच्चा जब रोता है तो माँ के पास एक ही रास्ता दिखता है, इसको फोन पकड़ा दो। जी। अब वहां से बच्चा उसका एडिक्ट हो रहा है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, मनोचिकित्सक की भाषा में बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये एक लत है। अब वो बच्चा धीरे धीरे उसका शिकार हो रहा है। जब तक उस पर जिम्मेदारियां कम हैं तब तक हम खुश हो रहे हैं,
कह रहे मेरे बच्चे को ये भी आता है, वो ये ऐप खोल लेता है, वो ऐसे कर लेता है, खुश होते हैं। हाँ। खुश होते हैं कि मुझे नहीं आता, मेरे बच्चे को आता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो दिखावे का प्रचलन है, हम अपने बच्चे को ही एक समान बना देते हैं लोगों के सामने कि देख बहुत स्मार्ट है मेरा बच्चा। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी लत जो बड़ा विकराल रूप ले लेती है, तब हम असहाय हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गहरी समस्या है और इसके लिए समाज पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और इस पे अगर मैं चर्चा शुरू करूंगा तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं इसको समअप करूं, सारांश में बोलूं, तो हम इस दुनिया के लिए तैयार हैं ही नहीं। यस। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो बच्चा हो, तो इसके लिए समाज को शिक्षा में कुछ बदलाव की जरूरत है। समाज को एकजुट होकर के इसको समझना होगा और इस पे निरंतर प्रयास करना होगा। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, खेल कूद में उसको ढकेलना है। हमारे आसपास जो है खेल के मैदान खत्म होते जा रहे हैं। है ही नहीं, खत्म क्या होते जा रहे हैं। माँ इसको बाप हम लोग खेलते ऐसा नहीं। करें क्या? इसमें एक तो सावधानियों पर हम लोग आते हैं जी। पहले क्राइम को समझ लें, कानून को समझ लें, कानून कहाँ आड़े आता है और कानून से कैसे हम कम हेल्प ले सकते हैं। दूसरे की प्रिवेंशन जो आप बता रहे हैं, प्रिवेंशन में कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या प्रिवेंटिव हो सकता है, जिसको कि गार्जियंस बच्चों को मना करें, गार्जियंस भी समझे कि ये सारे प्रिवेंशंस हैं, कि ये लाल रंग में अगर किसी ट्रैफिक बोर्ड में लगा हुआ है तो अनिवार्य है मानना। ये बात को समझे कि अनिवार्य है मानना। तो एक तो नित्या बाबू ने बताया कि भाई आप जरूरी नहीं कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ही आप डालें, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ एक्चुअल ही डालें। वहाँ तो आपको एक दुनिया से जुड़े रहना है, जो आभासी दुनिया है, उस आभासी दुनिया में कुछ भी डाल के अपना क्रिएट करके चला सकते हैं, जो कि क्रिमिनल्स यही करते हैं। क्रिमिनल्स अपनी सारी आइडेंटिटी छिपा लेते हैं। इसमें सर मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा कि हम क्रमशः चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है ना। बच्चों से शुरू करके वयस्क तक आते हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, निवेदन करूँगा इस माध्यम से सभी लोगों से कि हम अपने स्कूल में जब पेरेंट ओरिएंटेशन करते हैं, जब बच्चा प्री प्राइमरी में हमारे प्रांगण में स्कूल में आता है, तो एज अ स्कूल हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हो गए, इनकी सहायता से साल में कम से कम 3 से 4 बार ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। स्कूल्स हाँ, जिसको हम कहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी वाइज लिटरेट करें, पेरेंट्स को लिटरेट करें कि छोटे से ही अगर मैं खुद साक्षर हो गया कि इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, तो मेरा बच्चा जो मुझे कॉपी कर रहा है वो भी सीखेगा, फिर मैं उसे भी बता पाऊंगा। तब उसमें ये होगा कि पेरेंट और बच्चे के बीच एक बॉन्डिंग बनी रहेगी और वो गाइड कर पाएंगे। जैसे मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आपको कौन सी गेम खेलनी है, तो छोटे उम्र के बच्चों वाली जो गुब्बारे फोड़ने वाली या कैंडी क्रश हो गया, इस तरीके की गेम खेलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपको खेलना है, आपको मैं 1 घंटा दूंगा, लेकिन वो मेरे टेबल के सामने। बच्चा भी खुश, मैं भी आश्वस्त, मेरे सामने उसने खेला, उसके बाद वो भी अपने काम में लग गया। क्योंकि वो बच्चा बाहर जाता, दूसरे बच्चे बोलते मैंने ये गेम खेली, अगर मैं उसको मना कर दूंगा तो वो चोरी छुपे करेगा। तो वो लिटरेसी बहुत जरूरी है, वो आ जाएगी तो ये बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अवेयर होंगे, तो फिर इस तरीके की चीजों पे बहुत तेजी से इनमें गिरावट आएगी, अवेयरनेस पे। ये एजुकेशन को सर आउटडोर गेम भी प्रोत्साहित अगर करने से क्या होता है, कुछ दिनों तक उसको आउटडोर गेम में लगेगा, हो सकता है बच्चे को खराब, लेकिन जब वो आदत पड़ जाएंगे तो उसको आउटडोर गेम में उसका सर्वांगीण विकास जाना चाहता है। लेकिन कारण एक तो इन्होंने बताया, हम लोग भी देख रहे हैं कि मोहल्लों में तो अब प्लेग्राउंड है नहीं है। एक बड़ी चीज़ ये है। दूसरे गार्जियंस के पास समय नहीं कि उसको लेकर के प्लेग्राउंड जाएं। प्लेग्राउंड है जहाँ की जा सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन समय नहीं है। इसमें एडजस्ट कैसे करें, ये एक सवाल है। तो एडजस्टमेंट में मैं सोच रहा था, आप लोगों की राय मैं चाहूँगा। एक तो ये है कि समय का बंटवारा हो सकता है कि माँ बाप कितना हो व्यस्त हैं, उस व्यस्ततम समय में भी समय निकालते हैं घर के दूसरे कामों के लिए, बच्चे के लिए। तो एक समय का डिवीज़न करें, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हमारे सामने ही खेलो ना, जब तक हम हैं तुम्हारे सामने खेलो, और हम मोबाइल से उतना देर दूर रह सकते हैं। ये तो कर सकते हैं कि हम अपने को थोड़ा सा उतना दूर उसी के साथ खेलें, हंसे गप करें। और अगर संभव हो, जैसे हम अपने यहाँ करते हैं कि बच्चे जाते हैं घूमने की, तो उस तरह घुमाने की कोई व्यवस्था करें, कहीं ले जाने की व्यवस्था करें, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये रास्ता निकल सकता है।
लेकिन रास्ता निकलने के पहले जो प्रिवेंशन है, वो प्रिवेंशन जानना जरूरी है, जो आप बता रहे हैं कि प्रिवेंशन ये है और इसमें खतरे ये हैं। वो हर जगह बोर्ड लगा रहता है ना कि वो क्या नाम है, रेसिंग जो है वो थ्रिल पैदा करता है, लेकिन डेथ भी सबसे ज़्यादा वो होता है उसी से होता हाई स्पीड में। तो वो सारी चीज़ें जो है जो आप बता रहे हैं, हमको लगता है ये सारी चीज़ें अगर बताएं, एक तो है कि झारखंड अपने देश में टॉप है साइबर क्राइम में, जामताड़ा से शुरू होता है, पूरी जगह कैंसर की तरह स्प्रेड कर रहा है। वो जो है कि जिसमें कि आपका बैंक से पैसा लूट जाता है, आपके अकाउंट में जो पैसा है लूट जाता है, उसके अलावा है कि आपका बेटा बेटी सुसाइडल स्टेज में पहुंच जाती है, डिप्रेशन में पहुंच जाती है। इन सब चीज़ों से बचाव के लिए एहतियात जो बरतना है कि जैसे हम बच्चे को समझें कि बच्चा अगर बात नहीं कर पा रहा है, मुंह लटकाए घूम रहा है इधर से उधर, तो मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, पूछे तो उससे। स्कूल में टीचर ने कुछ कहा, किसी कलीग ने कुछ कह दिया, किसी बैचमेट ने कुछ कह दिया, रास्ते में किसी ने गाली दी, किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने कुछ कहा, तो वहाँ से अगर हम एहसास जगाएंगे तो हमारे प्रति जो नित्या वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली हम कर सकते हैं। फ्रेंडली होना आसान नहीं है, कोई कितना भी कह ले, बच्चों के साथ वो सिनेमा में सीरियल में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि डिस्टेंस मेंटेन है, वो रहेगा। हम लोग की पश्चिमी सोसाइटी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे इबर्ट्स हैं जिसमें कि बाप के सामने नहीं आना है, माँ के सामने नहीं आना है, बाबा के सामने नहीं आना है, क्या उनके साथ करना, इस इबर्ट के बीच में हमारा रास्ता क्या हो। तो सर उस पर सबसे बड़ा चीज़ है सर क्या कि हम लोग जैसे एक संस्कृत में श्लोक पढ़े थे कि लालेत पंचवर्षानि तु 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षानि पुत्र मित्र वदाचर। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ थंब रूल की तरह बच्चे को सिखाना पड़ेगा सर। जैसे है क्या कि कभी भी जिससे हमारा ऑफलाइन में परिचय नहीं है उनसे हम ऑनलाइन में नहीं जुड़ेंगे, ये बच्चे के दिमाग में बैठा देना है कि ऑफलाइन हम उसको नहीं जानते तो उसको हम वर्चुअल दुनिया में भी उससे हम दोस्ती स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 2, कुछ साइट ऐसे होते हैं जहाँ स्पेलिंग की गलती होती है, देखने में लगेगा क्या कि हम सही साइट को चूज कर रहे हैं, बट उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। तीसरा रहेगा कुछ ऐसा रहता है HTTPS, जहाँ S नहीं है इसका मतलब सिक्योर्ड नहीं है, जहाँ S रहता है सर वहाँ इन टू इन इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब मेरा और उसके अलावा कोई उसको नहीं देख पाएगा। कभी भी उस प्रकार के साइट में हमको नहीं जाना है जो सिक्योर्ड नहीं है। चौथा सर शुरू से ही धारणा बना देना है कि कोई हमको फ्री में क्यों कोई कीमती देगा। बहुत बड़ी बात यही जो हमको बोलते हैं कि लॉटरी आपने जीत लिया, आपने लॉटरी कटाया, लॉटरी हम कटाए ही नहीं, और लॉटरी हम चाहते भी नहीं है, मैं क्यों जीतूंगा, मैं फ्री में क्यों लूंगा। कभी कभी बोलते हैं क्या कि बैंक से आपका खाता बंद हो, ये आपका डेबिट कार्ड जो है या आपका जो ATM कार्ड है ब्लॉक होने वाला है, पिन नंबर बताइए। तो फोन करके जब बैंक हमें बार बार बताता है क्या कि हमरा ऐसा कोई फोन करने का इरादा नहीं रहता है, तो मैं क्यों उस फोन करने वाले पर विश्वास करूं कि बैंक से ही बोल रहे हैं। ये तो एकदम रटा देना है कि ऐसा कोई बैंक वाला कभी फोन करके नहीं बोलता है। चौथा क्या कि आजकल आधार को पैन के साथ जोड़ने के नाम पर भी कुछ ठगी करता है, वो भी याद रखना है कभी कि हमको इस प्रकार किसी जो अननोन नंबर से हमको फोन अगर आता है तो जो ऑथेंटिक है, जो हम बिलीव करते हैं कि ये सही है, उसी को हम इंटरटेन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कभी कभी अभी तो कोरोना के दौर में लोग इसको भी, जो पेंडेमिक है इसको भी अपराधी किस प्रकार के जघन्य अपराध के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सीधे वैक्सीन के नाम पर भी आप हमारा डाटा वो लेने का प्रयास करते हैं, अभी कर रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन के लिए आपका करना है, और लोगों के बीच हवा खड़ा करते हैं कि नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा टीका। ये भी चीज याद रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, ना होगा। आजकल हम लोग पैसा, जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऑनलाइन जब कोई शॉपिंग करते हैं तो अगर मेरा पैसा गलती से कट गया तो हमको सीधे बैंक में जाके अप्रोच करना है कि मेरा पैसा जो है कट गया, मेरा सामान हमको नहीं मिला। या उस साइट पर हम जो ढूंढेंगे तो जो नंबर मिलेगा उस पर हमको विश्वास नहीं करना है कि यही नंबर सही है। उन लोग जो नंबर डाल देते हैं, साइबर क्रिमिनल्स अपना ही नंबर डालते हैं, और वो कभी कभी हद तो तब हो जाती है पैसा हमको लौटाएंगे और हमसे OTP पूछते हैं, वही अपना पैसा लौटाएंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसका पैसा अपने खाता से कटता है उनका OTP चाहिए, ना कि मेरा OTP चाहिए। और जिस चीज को हम कभी भी कोई मेरे मोबाइल पर या मेरे नेट पर या मेरे ईमेल पर कोई चीज अगर हमको बोलेंगे कि इसको आप क्लिक कीजिए,
या डाउनलोड कीजिए, कभी भी हमको डाउनलोड नहीं करना है। इवन धमकी देने के लिहाज से हमको कोई अगर मैसेज में भी गलत मैसेज भेजा है, ऑब्सीन मैसेज भेजा है, तो हमको रूडली उसका मैसेज का जवाब गलत नहीं देना है। वो गलत, वो चाहता है कि हम रिएक्ट करें ताकि फिर उसका फायदा वो उठाएगा। वो जो किया उसका वो नहीं कहेगा कि हमने किया था, वो सीधे बोलेगा कि आपने मुझे गलत मैसेज किया, इसके लिए मैं अब आपके विरुद्ध कोर्ट में जाऊंगा। आपको टेंशन देंगे। अलग बच्चे बच्ची को चेहरा देखने से, जैसे सर बताए कि उनको देखने से ही गार्जियन को लग जाता है कि जरूर कुछ न कुछ परेशानी उसके मन में चल रहा है। खास करके बच्चियों के मन में इसीलिए चलता है क्या कि वो बिलीव बहुत आसानी से, बाल मन जो होता है बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। हमको इसे ट्रेन करना है कि वो दुनिया में किसी प्रकार जिसको हम नहीं जानते हैं उसको, उसकी बातों को, ऑनलाइन दोस्त को कभी विश्वास नहीं करना है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप, फ्रेंड रिक्वेस्ट यदि किसी का भी आता है तो जब तक अपने गार्जियन से नहीं पूछेंगे या नहीं जानेंगे उसके बारे में ऑफलाइन, तब तक हम उसका शिकार एक्सेप्ट नहीं करना है सर। ये कुछ थंब रूल्स है जिसको अगर हम पालन करेंगे तो कुछ हद तक हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात सर, कानून में बहुत विधाएं हैं, पुलिस वाले भी हम लोग बहुत एक्टिव हैं, प्रयास करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को सबसे पहले बहुत सारा फुटप्रिंट वगैरह भी छोड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी यदि हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मेरे विचार से क्या है कि चूंकि आजकल एक और ट्रेंड आज चला है मैसेंजर में पैसा मांगने का। अच्छा, आपके नाम से फेक आईडी बना ले, उसके बाद आप समझेंगे कि वो कुछ संकट में है, पैसा की मांग करेंगे और आप किसी की बीमारी का नाम आप चूंकि सेंटिमेंटली उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बीमारी का नाम या किसी प्रकार को कष्ट में इसका नाम सुनते ही आप कुछ न कुछ पैसा दे देंगे, पता चलेगा कि वो मैसेंजर फिर डिलीट हो गया। अब आप हाथ धरते रह जाएंगे, उसमें क्या नंबर भी पता चलता है, किसी फेक नाम से उन्होंने कोई फ़ोन नंबर लेकर के ऐसा ठगी कर लिया। कभी कभी तो फेक अकाउंट खोल करके वो लोगों को धमकी भरा मैसेज या गंदा मैसेज भी भेजता है, जिससे बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। यह सोच करके फिर आपको ब्लैकमेलिंग करने का तरीका होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सर, हम लोग को तो जब हम थोड़ा बच्चे से बढ़कर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो भी हम लोग पासवर्ड बनाते हैं वो पासवर्ड जटिल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। थोड़ा कठिन पासवर्ड बनाना चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी OTP किसी से शेयर नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ है, जिसको हम नहीं जानते, कोई अगर हमको ऐसा सोर्सेज से कुछ मिला तो उसको हमको विश्वास नहीं करना है, ना ही हमको उसको अपने में डाउनलोड कर लेना है। घटना घट गई तो घटना घटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, वो हम आपके पास आते हैं। थोड़ा सा नित्य, आपका कोई एक्सपीरियंस है आपके कुछ मित्र का? हमारे एक क्लाइंट है, नाम चूँकि हम लोग एक एथिक्स के हिसाब से बता नहीं सकते, लेकिन एक क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा ही घटना घटी है, जो एक सच्ची घटना, जो अभी हम ऑलरेडी कंप्लेंट केस फाइल किए हुए हैं हमारे अभी सिविल कोर्ट में, उसके खिलाफ है। उनमें उनका साथ क्या हुआ कि वो व्यक्ति की इच्छा थी कि वो कोई आर्मी बेस्ड कोई सेकेंड हैंड गाड़ी होगी कोई, तो उस गाड़ी को वो परचेज करेंगे। तो वो इस तरीके का वो अपने सोशल मीडिया में OLX में डाले हुए थे कि हमें इस तरीके की गाड़ी पसंद है, अगर कोई हो तो हमें बताया जाए। तो उनके पास एक मैसेज आया बेसिकली बेंगलुरु से कि वो एक आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनकी क्रेटा गाड़ी है और वो गाड़ी जो है इतने रुपए की है और इसको पसंद करते हैं। तो वो जो रेट बताया था, वो जो अपना रिक्वेस्ट ये रेट बताया तो उससे करीब 4-5 लाख रुपया वो अधिक बताया था। बाद में उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके वो अपने रेट पर ले आए, जो रेट ये चाहते थे वो लेने के लिए। और जैसे ही वो उस रेट पर रेडी हो गए तो वहाँ का व्यक्ति वो बोला कि सर ये पार्किंग में, एयरपोर्ट की पार्किंग में रखा हुआ ये गाड़ी है मेरे कस्टडी में, अगर आप एक अकाउंट नंबर भेज देते हैं, उस अकाउंट में अगर आप कुछ पैसा डाल देते हैं तो ये गाड़ी आपके दरवाजे पे चली जाएगी और फिर आप इस अकाउंट में टोटल पैसा भेज दीजिएगा। ये आर्मी ऑफिशियल एक हायर ऑफिशियल हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी जानकार हैं, IT सेक्टर के जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पकड़ है। ऐसे व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। वो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ इस बात को शेयर किए और उसके बाद लोगों ने उसके अकाउंट में मिनिमम अमाउंट 2 लाख या 2.5 लाख रुपया वो डाल दिए। जैसे ही उसके पास गया तो उनसे फ़ोन पर बात हुआ कि हम डाल रहे हैं, जैसे ही आपको मिल जाएगा कैश, तो जैसा कि अमूमन हम लोग कहते हैं कि हमको फ़ोन करके कंफर्म कर दीजिएगा। तो उसके बाद उनका काम मतलब 2-4 घंटे के बाद भी फ़ोन का कंफर्मेशन नहीं आया, तो वो
अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस से वो करीब 12-1 बजे के आसपास उस फ़ोन पर बात करने लगे, तो मालूम चला कि वो फ़ोन स्विच ऑफ है। तो लगातार करीब शाम तक उससे रिक्वायरमेंट करते रहे, लगातार बातचीत होता रहा। नहीं होने के बाद लास्टली जो है वो नेक्स्ट डे वो पुलिस के पास गए और थाने पे उसकी रिपोर्ट कराई। थाने वालों ने कहा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, आपको बताना नहीं चाहिए। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो बताया गया, लेकिन थाना बहुत कोऑपरेट किया और उनके साथ बैठ के बातचीत की। लेकिन प्रोसिक्यूशन जितना कर पाता उससे ज़्यादा वो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेलीफोनिक बातचीत करके और ट्रेस करना चालू किए कि ये किसका अकाउंट था। तो जिस व्यक्ति का अकाउंट में 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया गया था, वो व्यक्ति एक फेक नेम अकाउंट से वो अकाउंट खोला हुआ था। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उस अकाउंट में कई हजार लाख रुपए आए थे कई जगहों से। तो जिन जिन अकाउंट से वो पैसा आया था उन सारे अकाउंटों को उन्होंने सीज करा दिया। और जिन जिन अकाउंटों का जब डिफरेंट प्लेस से, किसी का दिल्ली से आया था, किसी का हरियाणा से आया था, किसी का साउथ से था, वो सारे चीज़ों को जब चेक करा लगा तो मालूम चला कि आउट ऑफ इंडिया से ये पैसे आ रहे थे। और ये इनका भी 2.5 लाख रुपया जो था विद इन ए आवर वो 4-5 जगहों पर आउट ऑफ इंडिया चला गया, इमीडिएट चला गया, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ऐसी स्थिति पे प्रोसिक्यूशन से साफ बातचीत, और वो IDBI बैंक था जिसमें इनको जाना था, पैसा जिसमें भेजे थे। तो बैंक ऑफिसर से भी बातचीत हुई, उन लोगों सब लोगों से बातचीत करने के बाद डॉक्यूमेंट रिलीज करके केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद, और मज़े की बात देखिए, केस दर्ज होने के बाद वो इतने बड़े जो फ्रॉड वाले हैं लोग, वो इतने ऊंचे पहुंच के हैं कि उस केस में उन्होंने फाइनल फॉर्म करा दिया। प्रोसिक्यूशन को क्लू नहीं मिली और वो फाइनल फॉर्म हो गया। तब लास्ट में हमने प्रोटेस्ट फाइल किया और प्रोटेस्ट फाइल करके उस पर सम्मन इशू कराने की स्थिति में है। लेकिन हम लोग एक अंधेरे में तीर मार रहे हैं ताकि शायद मिल जाए व्यक्ति, जिस नाम का व्यक्ति के अकाउंट है उस व्यक्ति पर प्रोसिक्यूशन पहुंच गए और वहां से ये मैसेज आया कि इस नाम का कोई व्यक्ति रहता नहीं है। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है जुडिशियल के फैमिली के जुडिशियल प्रोसेस में, अगर हम लोग सोचे तो, कि आखिर व्यक्ति एक्यूज को पकड़ने के लिए जिस जगह पे हम जाएंगे वो जगह पे वो व्यक्ति है ही नहीं, एक्यूज है ही नहीं, इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो हम कैसे उस फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना कि वो सिम फेंक देता है, मोबाइल फेंक देता है, क्रिमिनल जी फिल्मों हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन हम ये करें, हम उससे सीखते नहीं ना हैं। सीखते नहीं। हीरो को हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कि मोबाइल फेंक रहा है और सिम फेंक रहा है। जब फेंकता है तो क्रिमिनल ही फेंकता है, विलेन ही फेंकता है। तो उसे सीखना चाहिए भाई क्यों फेंकता है, मतलब कि उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो, कहाँ से लिया नहीं ट्रेस हो, उसको फेंक करके दूसरा सिम लगाता है, तीसरा सिम लगाता है, चौथा सिम लगाता है। वो एक अलग बात हुई। हम थोड़ा सा अमित जी के पास आते हैं। अमित जी, आप ये बताइए कि आपने एक सुझाव दिया कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस मीटिंग में ये चीज़ें बताई जाए। इसके अलावा आपको जो असेंबली है, वो असेंबली में आप कुछ चीज़ें बात करते हैं क्या अपने बच्चों के साथ? दूसरे स्कूल्स के बारे में आपको अनुभव है क्या कि जो आपका स्कूल का एसोसिएशन है वो बताता है कि हाँ इस पर भी बात करते हैं, इस पर भी चर्चा होती है, एक्सपर्ट को बुला करके? और जी, समय समय पे ऐसी चर्चाएँ होती हैं। साइबर अवेयरनेस के ऊपर मुहिम चलाई जाती है। CBSE भी इसमें बहुत ही जागरूक है और आगे बढ़ के इस पे काम होता है। तो स्कूलों में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? अगर मैसेज देना चाहें तो आप स्टूडेंट्स के और गार्जियन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो चली है, इसको हमें फिर से सोचना होगा कि घर में कोई ना कोई होना चाहिए बच्चे की देखरेख करने के लिए। बच्चा 8, 9, 10 साल की उम्र तक आते आते हम कहते हैं कि ये बच्चा अब अपने से सब कुछ कर लेता है। बच्चे को हम एक अलग कमरा दे देते हैं। 12-13 साल के बच्चे दरवाजा लेने के लिए घर में झगड़ा कर लेता है। अलग कमरा चाहिए, प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी। तो हमारे समाज में ना ये सुनने की क्षमता हमारी कम हो गई है। हम सुनना नहीं चाहते और ना तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो बच्चे को कमरा चाहिए, दे दो, कमरा दे दो। बच्चा अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, माँ प्रोटेस्ट करती है कि अरे दरवाजा क्यों बंद किया, पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है बाहर से। तो पिताजी बोले पढ़ तो रहा है, छोड़ दो। और फिर हम बच्चे से तर्क नहीं करते, उसको ये नहीं कहते कि नहीं तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, हम उसके आगे हथियार डाल देते हैं। तो ये चीजें बहुत ही गलत हैं। जब तक वो बच्चा है, बच्चे को बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अबोध होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता। तो जब तक वो अज्ञानी है तब तक, जैसे हम छोटा बच्चा होता है क्या हम उसको सड़क पे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वही 12-13 साल का होता है तो आप सब लोग देखते हैं कि स्कूटर लेके बाहर बच्चे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? कहाँ? हम खुश होते हैं, बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है 12-13 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में स्कूटी चलाने लगा, कार चलाने लगा। तो ये समाज को समझना होगा
कि अनअटेंडेड बच्चे को नहीं छोड़ना है मोबाइल फोन के साथ में। आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ा नहीं तो आपने उसको चाबी दे दी गाड़ी की, अब वो किस कॉलोनी घूम रहा है, किस मोहल्ले में जा रहा है, आपका उस पर अधिकार नहीं। तो ये तो सबसे पहली चीज है कि परिवार में बच्चे को डिवाइस के साथ अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ना का मतलब उसको समझना चाहिए कि ना का मतलब ना होता है। उसको सिखाइए कि जो गलत है और गलत के लिए ये आपको सजा भी मिल सकती है। गार्जियंस अपने भी सीखे ना कहना, बिल्कुल गार्जियंस अपने भी सीखे नहीं, ये नहीं, और उसको समझा के ही सही, लेकिन ये नहीं। और ये जो चलन हो चला हमारे समाज में कि हस्बैंड से हम नहीं पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी जो श्रीमती है उनसे जरूर पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। और ये जो कि हाउसवाइफ कहने में बहुत शर्म आती है। हाउसवाइफ का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पूंजी आपका बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप उसको शेप अप करो। मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए ना। घर में आऊंगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सही दिशा में बढ़े। तो किसी न किसी सदस्य को ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है, बाद में रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको टाइम उसको देना होगा। और ये जो चलन हो गया है कि हम ऑफिस को घर में लेके चले आते हैं, उसको बंद करना होगा, क्योंकि नुकसान सबका है। क्योंकि अगर मैं एक हैप्पी फादर नहीं बन सकता तो मैं हैप्पी वर्कर कैसे बन सकता हूँ? तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक फंडामेंटल है। लर्न टू से नो टू योर किड, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड, उसको समय दीजिए, उसके साथ खेलिए कूदिए। आप देखेंगे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है। अनअटेंडेड उसको न छोड़ें, उसको अलग से कमरा न दें, उसको बिल्कुल भी मना करें, उसको सामने कोई ना कोई होना चाहिए जब वो डिवाइस यूज कर रहा। इतना ध्यान रखें तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। अचित जी, घटना घट गई, क्राइम कमिट हो गया जाने अनजाने, अब उसके बाद बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आप लोग बताते हैं कि जैसे ही आपको पता लगता है, अभी अमिताभ ने बताया कि पैसा आपके बैंक से गया, इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करना, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे करना चाहिए? किसी खास थाने में करने से भी हो सकता है या साइबर थाना ही जाना पड़ेगा? थोड़ा डिटेल बताइए हमको। सर देखिए, इसे तो क्लियर कट हम लोग के कप्तान साहब बोले हुए हैं। हमारे यहाँ पर एक साइबर सेल भी है, हमारे यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इमीडिएट साइबर सेल में वो इन्फॉर्म कर देंगे तो उसका काम हो जाएगा। पुलिस का प्रक्रिया उसको होता रहेगा, एफआईआर का इंतजार करने से क्या होगा, तब तक देर हो जाएगा। हमारा साइबर सेल काफ़ी एक्टिव है, तुरंत आपका सूचना पर वो अपना काम शुरू कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में जाने से पहले या कहीं ऑनलाइन बुकिंग के पहले ही अगर आपने साइबर सेल में अपना कंप्लेंट कर दिए हैं तो हो सकता है कि आपको थाना का इन्फॉर्मेशन कॉपी तो चाहिए, लेकिन तुरंत वो मेल कर देंगे तो आपका पैसा। साइबर सेल को कैसे इन्फॉर्म करें, क्या प्रोसेस साइबर सेल में? साइबर सेल का वो कहाँ पर है? ये दो चीज सर, हमारे रांची में जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहीं पर साइबर सेल का है। ओके, तो रांची के बारे में तो ये बता दिया आपने। हाँ। पूरे झारखंड में जहाँ कंट्रोल रूम है वहीं पर साइबर सेल है? हाँ, क्या? लगभग कंट्रोल रूम के आसपास या तो साइबर थाना है या साइबर सेल है। ठीक है। और साइबर सेल में आपको सर कुछ नहीं करना है, अपने बैंक अकाउंट्स का स्टेटमेंट निकाल लेना है। आपको जैसे ही जानकारी हुआ तो इमीडिएट आप अपना स्टेटमेंट पता कर लें कि मेरा खाता संख्या ये था। अगर आपको एटीएम से पैसा निकला है तो यदि आप एटीएम आईडी मैसेज में आते रहता है, पुलिस वाले भी निकाल लेंगे, लेकिन मैसेज में किस एटीएम से आपका पैसा निकला तुरंत पता चल जाता है। एक और गड़बड़ी हो रही है बैंक्स की तरफ से। बैंक्स की तरफ से तमाम मैसेज जो आने चाहिए हमारे ही फ़ोन में नहीं आते हैं, तो 8-10 मैसेज नहीं आते हैं। वहाँ कंप्लेन तो बोलेगा कि एक फॉर्म भर दीजिए ना, फिर बोलिए कि नहीं आ रहा, फिर एक फॉर्म भर दीजिए ना। मैंने उसके प्रति जो कॉग्निजेंस उसको लेना है वो नहीं लेता है। तो बैंक इसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, हमको मैसेज नहीं देता है, हमने पैसा जो भी निकाला, हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो तो हमको पता चलना चाहिए ना, हमेशा पता चलना चाहिए जब भी हम ट्रांजेक्ट करते हैं। जी सर, ये तो बेशक पता चलना। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं हम, इसमें क्या होता है, नहीं, बड़े बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक है उनकी हम बात कर रहे हैं। अभी हम उदाहरण दे सकते हैं, हम अपना पासबुक से मैसेज का मिलान करा सकते हैं। ये मैं बता। इसके साथ एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसके साथ एक और क्या है कि बैंक वालों ने एक फॉर्मेट भी बना रखा है कि अगर बिलो 5000 का अगर पैसे का ट्रांजैक्शन होगा तो आपको मैसेज नहीं जाएंगे।
अब एबव 5000 होगा तो मैसेज जाएंगे। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा ये सबका आता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। और लंबे हमारा समय ये तक कहना नहीं है आता कि बिलो 5000 का भी मैसेज आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। और जो भी 1000 रुपया, 50 रुपया भी अगर हम अपने नहीं, आप एटीएम उसके से लिए निकाल पैसा रहे हैं, लेते हैं, हमसे पैसा जी। लेते हैं, ग्राहक से पैसा काटते हैं आप तो ना। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोगों को जागरूक करना होगा, बैंक वालों को भी, कि इस तरह, इस दृष्टि से भी वो लोग थोड़ा जागरूक। और दूसरा चीज़ है कि जैसे ही आप कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो बैंक वाले वो वेलकम नहीं करते कि इजी वे में आपका कंप्लेन ले लेंगे। जब उन्हें आप अपनी बात दिखाएं, आप अपने स्टेटस को, अपने पोस्ट को बात रखते हैं, तब वो वेलकम कर पाते हैं या लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो इसका भी फायदा हमारे जो एक्यूज पर्सन्स हैं, फ्रॉड वाले, उनको मिलता है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और है, कुछ फ्रॉड सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने कुछ भी आप अपना डिटेल्स किसी को नहीं दिया, फिर भी वो आपके डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर, आपका अकाउंट नंबर उनको पता रहता है। तो ये निश्चित रूप से बैंक के ऑफिसर्स या बैंक के किसी कर्मचारी के द्वारा ही वो डिटेल्स कहीं ना कहीं शेयर की जाती है। नहीं तो मेरा डिटेल्स कैसे शेयर हो जाएगा? क्या नाम है, संपत मीना आई हुई थी, संपत मीना थी, या ये पहले जो साइबर एसपी थी यहाँ पे राय, जो जामताड़ा एसपी बनी थी, जया राय, तो वो बता रही थी भाई आपका तो हर जगह आधार से लेकर के स्कूल से लेकर सब जगह तो आपने दिया हुआ है। यह जरूरी नहीं कि फ्रॉड आप जो कह रहे हैं सिर्फ उसी से हो, और कहीं से भी लीक आउट हो जो गया। साइबर क्राइम करने वाले हैं वो कहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उनको आसान पड़ता है, उनको ये आसान पड़ता है। हम थोड़ा असित जी से सुनते हैं। सर एक्चुअली जो हम लोग अपना डाटा हर जगह सर आजकल मांगता है कि आधार कार्ड का कॉपी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आदेशानुसार के बावजूद कहता है कि बगैर इसके बात नहीं बनेगी। दीजिए, अभी भी आप कहीं भी सिम लेने जाइए, वो कहेंगे दीजिए, नहीं तो उसके बगैर नहीं होगा। तब जाइए आप कंपनी में जाइए। क्या करना चाहिए ये बताइए। ये तो सर थोड़ा सा जागरूक करना ही होगा, लेकिन हम आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस के बाद पहले उस पर चलते हैं सर, कि अगर अपराध का पीड़ित कोई शिकार हो गए, इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद भी अगर हो गए, तो जैसे ही आपके खाता से पैसा गई, अपने खाता का स्टेटमेंट अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो इमीडिएट लेकर के साइबर सेल में आप चले आएंगे। तो हमारे यहाँ का साइबर सेल इतना एक्टिव है सर कि तुरंत इमीडिएट उसमें एक्शन शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका पैसा मिल जाएगा। वो सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि अगर उसको पैसा वापस आ जाएगा, बहुत सारा पैसा हम लोगों ने वापस भी कराया है, अगर टाइमली सूचना हमको प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाता से पैसा गया, उन्होंने फ्रॉडस्टर जो है उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया है, लेकिन अभी सामान की डिलीवरी नहीं हुई है। इतने समय तक अगर हमको इन्फॉर्मेशन हो जाता है, तो इमीडिएट आने से क्या होता है कि हम मेल के माध्यम से पता कर लेते हैं कि ये जो सामान, ये डिलीवरी होने वाला है, अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हमारे आजकल पुलिस भी इस तरह से जुड़े हुए हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पुलिस को बोल करके जैसे डिलीवरी होगा उसको पकड़ सकते हैं रंगे हाथों, या तो डिलीवरी नहीं करके भी उसका पैसा वापस आ सकता है। वो सर समय का सबसे बड़ा उसमें यह रहता है। समय पार हो जाने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशंस में हम आते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उसके बाद अगला प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर इमीडिएट सूचना हो जाता है, थाना पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि जुरिडिक्शन क्या है। हमारे एसपी साहब के लिए उनका जुरिडिक्शन तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, और साइबर क्रिमिनल, साइबर क्राइम पर हमारे पुलिस कप्तान साहब का नजर है। इसलिए यह नहीं सोचना है क्या कि हम जुरिडिक्शंस कह करके, कोई भी थाना इसीलिए जुरिडिक्शंस के नाम पर कभी किसी को दूर नहीं करता है। दूसरा चीज़ है क्या कि साइबर सेल है, एसएसपी साहब के ही अंडर में वहीं पर है, अगर साइबर सेल में दे देंगे तो थाना में भी उसका कंप्लेंट दर्ज होके ही रहेगा। कंप्लेंट तो होना ही होना है, उस फेरा में नहीं पड़ना है कि पुलिस वाले इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सेल में आपका जैसे एप्लीकेशन पहुंच जाएगा वो तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के दृष्टिकोण से हम लोग का जो सीआरपीसी में जो प्रावधान है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो होता है, कंसर्निंग थाना के लिए कह दिया जाता है कि आप फलना थाना चले जाइए। और अभी सर बहुत सारा केस रिपोर्टिंग भी हो रही है, और लोगों के बीच अब ये नहीं होता है कि थाना हमको बार बार दौड़ा रहा है। जैसे बैंक्स भी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपने इन्फॉर्म कर दिया तो हम उसके लिए लेन देन के लिए जिम्मेवार हैं। हम देखते हैं उसको कि आपकी सहमति के बगैर अगर किसी ने निकाल लिया है तो, जैसे कि एटीएम से घोटाला होता है ना। एटीएम फ्रॉड में ये सर लोकपाल माने बैंक से अगर आपका पैसा निकले है और आपने अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो बैंक आपका पैसा सर वापस कर देंगे, अगर एटीएम क्लोनिंग का फ्रॉड हुआ है जिसमें आपने। मेरा अनुभव है इस पे, दो अनुभव रहे हैं और दोनों में तुरंत कार्रवाई होने से पैसा वापस आ गया है। हमारा भी रहा, हमारे एक मित्र का रहा है, वो तुरंत वापस हुआ। इसीलिए इमीडिएट सर, जैसे बैंक का लोकपाल का, अगर आप बैंक नहीं कर रहे हैं तो आप लोकपाल में शिकायत भी कर सकते हैं कि मैंने
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। मैंने अपना एटीएम का कोड पिन किसी को नहीं बतलाया था, मेरा एटीएम क्लोन हो गया, इसमें मेरी कहीं से कोई गलती नहीं थी। जिसमें आपकी गलती नहीं रहेगी और अगर आपका पैसा फ्रॉड होता है तो बैंक टोटली पैसा आपको वापस कर देते हैं। बहुत सारे केसों का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, इस कंप्लेनेंट अभी इसीलिए मेरे पास अब ज़्यादा वो मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल गया है। वो बता रहे हैं कि सर पैसा तो हमको मिल गया है सर, केस तो सर हम नहीं करना चाहते हैं, तो कोई मदद अब वो नहीं करना चाह रहे। इवन अपने अकाउंट स्टेटमेंट भी वो नहीं मंगा के देना चाह रहे हैं। बोलते सर बैंक गए थे, जैसे मैंने थाना का कॉपी दिया वो पैसा मेरा अकाउंट में वापस चला आया। हमारा समय खत्म हो रहा है। एक तो ये है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हम जितने सावधान रहेंगे उतना ज़्यादा साइबर क्राइम से हम बच पाएंगे, उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। दूसरे यह है कि हम किसी भी कारण से जहाँ खड़े हो गए हैं विकास के इस दौर में, यह माने कि जो बच्चा हमारा है, जो पत्नी हमारी है, जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, उनको ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए कि वो अबोध हैं, अबोध नहीं, ठगे तो वो भी जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बोध हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है। इसलिए कि सावधानी नहीं बरतते हैं तो सावधानी बरतिए, सावधानी बरतिएगा तो आप भी बचेंगे, आपके आसपास के लोग भी बचेंगे और आप हमारी बातें दूसरों तक भी पहुंचाइए, बाकी लोग भी बचेंगे। आज तो बस इतना ही बीच बहस में, अगली बार मिलें किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।